हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, थर्मल स्ट्रेसेस। तो थर्मल स्ट्रेसेस क्या होती है, स्ट्रेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस क्या होती है, ठीक है। वैसे टेंसाइल स्ट्रेस हो सकती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो सकती है, ठीक है, शेयर स्ट्रेस हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम थर्मल स्ट्रेस की। थर्मल मींस टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के कारण विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर कि थर्मल जो बॉडी है उसमें स्ट्रेसेस कैसे प्रोड्यूस होते होंगी, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर ए बॉडी, लेट अस कंसीडर ए बॉडी हैविंग लेंथ स्मॉल l, when the temperature is increased, यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा टी, टेम्परेचर इज इंक्रीज Tf minus Ti. This is change in delta represent change in temperature. Delta represent change in temperature. Tf means final temperature, Ti means initial temperature. The difference between final temperature and initial temperature is called change in temperature. Okay. Then initially हमारे पास क्या है, कोई भी बॉडी है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, ठीक है। जैसे ही हमने क्या किया, टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या हुआ कि उसकी जो लेंथ है वो क्या करके इंक्रीज होगी। देखो टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो लेंथ इंक्रीज होगी, अगर डिक्रीज किया तो लेंथ क्या होगी, श्रिंक होगी, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया, टेम्परेचर का चेंजेस कितनी आ रही है, डेल्टा एल। देन स्ट्रेन ड्यू टू टेम्परेचर, स्ट्रेन ड्यू टू टेम्परेचर इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर। सेम है जैसे हम नॉर्मल केस में करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात कर रही है थर्मल स्ट्रेसेस की, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टी, टी रिप्रेजेंट टेम्परेचर। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ तो सेम ही है उसकी, यहाँ पे टेम्परेचर लिखने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर के कारण कितना चेंजेस हो रहा है, दैट इज डेल्टा एल टी, एंड टी रिप्रेजेंट स्ट्रेन इन, यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रेन ड्यू टू टेम्परेचर, स्ट्रेन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, strain due to increase in temperature. Okay, clear है यहाँ तक। Then another term is change strain due to increase in temperature क्या होता है, it is equal to alpha into dt, ठीक है। ये समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि थर्मल स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेन होती है, इट इज इक्वल टू अल्फा इनटू डेल्टा टी। अल्फा टी आपको पता है क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पे अल्फा क्या है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसका क्या मतलब है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। जो टेम्परेचर के कारण जिसमें ज्यादा चेंजेस होगी उसका क्या होगा, अल्फा ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो अल्फा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड रिलेशन आ गया अल्फा टी, ये फर्स्ट हो गया और ये क्या आ गया, सेकंड हो गया। अल्फा के यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल के। टाइप ऑफ मटेरियल मींस कि टेम्परेचर चेंजेस होने के कारण उसमें जो हमारा मटेरियल है उसकी जो लेंथ है इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 we get, ठीक है, from 1 and 2 we get alpha
change in temperature alpha delta L due to temperature divided by original length is equal to alpha into delta T. Then we can write it change in length due to temperature is alpha delta T into L. This is the equation of change in length due to thermal expansion. ओके क्लियर है, बिल्कुल इजी है। फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब देखो थर्मल स्ट्रेस की बात कर चुके हैं। एज टेम्परेचर इज बीइंग, यहाँ पे एक नोट लिखेंगे हम। नोट क्या है, ध्यान से समझना। एज पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज है। एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that the material obeys Hooke's law। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जहां लिख सकता हूं मैं यहाँ पे एज द टेम्परेचर इज चेंज। तो टेम्परेचर चेंज जब होगा तो इट डजंट मीन, जैसे नेसेसरी नहीं है कि वो क्या करे, हुक्स लॉ को ही फॉलो करे। मे बी टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ कम इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर स्ट्रेसेस भी क्या होगी आपकी सेम चेंजेस। क्लियर? देन आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है इफ द बॉडी इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम बोथ द एंड। एंड ध्यान से देखना, ये वाला केस बिल्कुल इजी है। देखो यहाँ पे तो क्या थी, हमारे पास बॉडी फ्रीली एक्सपेंड और कंप्रेस करती है। यहाँ पे क्या हो जाती, या तो फ्रीली वो एक्सटेंड कर सकती है, हमारे पास सिंपल एक बॉडी अवेलेबल है। अब क्या हो गया, जो हमारी बॉडी है दोनों साइड से रिस्ट्रिक्टेड हो गई। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा लेंथ इंक्रीज नहीं कर सकती, रिस्ट्रिक्टेड हो गई। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड को उसको फिक्स का साइन बना दिया। ये फिक्स के साइन होती है ना, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया बोथ साइड से। देखो अब फिक्स साइड से वो मैंने क्या किया कि इसको बॉडी को फिक्स कर दिया बोथ साइड से। तो अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया। अगर तो बॉडी फ्री होती है, फ्रीली मैं लिख देता हूं, लेट L इज द लेंथ ऑफ द बॉडी। लेंथ ऑफ द बॉडी क्या थी हमारे पास, L थी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, तो मैं यहां पे लिख दूंगा फॉर फ्रीली एक्सटेंडेड, फॉर फ्रीली एक्सटेंडेड बॉडी। अगर फ्रीली एक्सटेंड कर रही है तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो बॉडी है वो चेंज कर जाएगी। ये तो हमारा नॉर्मल केस। अगर ऐसे ही मैं बोलूं कि अगर इसकी वजह से एक्सटेंशन की फोर्स की वजह से क्या हो गया, बॉडी क्या कर गई हमारी, एक्सटेंड कर गई। अब मैं सेकंड केस लूं कि आपको पता है आपने क्या किया है, जो इसके एंड्स है उसको क्या कर दिया आपने, रिस्ट्रिक्ट कर दिया पर्टिकुलर एरिया। इट मींस आप क्या कर रहे हो, इंटरनली इसको फोर्स लगा रहे हो। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसे फोर्स लगा रहा हूं इंटरनली। ठीक है, वो फोर्स के कारण होगा,
फोर्स के कारण क्या होगा, जो ये आपकी बॉडी जितनी एक्सटेंड हुई है उतनी ही फिर से कंप्रेस हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि क्या किया, अगर फ्रीली अवेलेबल बॉडी है हमारे पास तो क्या कर जाएगी, वो एक्सटेंड कर जाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी रेस्ट्रिक्शन की वजह से, इसको एंड्स को फिक्स करने की वजह से क्या हो रहा है, जो बॉडी है वो क्या हो रही है, वो फिर से रीगेन कर रही है अपनी पोजीशन पे, फिर से आ रही है, ठीक है। तो हियर इट डजंट मीन कि वो जो उसकी लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑब्वियसली चेंज हो रही है, लेकिन ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स वो फिर से उतनी हो जा रही है, कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि डेल्टा, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा एल टी चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर माइनस चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही बात हमें याद रखनी है। इसका मतलब क्या है कि ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, देखो बॉडी है हमारे पास, फर्स्ट डायग्राम की बात कर रहा हूँ, बॉडी है हमारे पास, ठीक है। मैंने क्या किया, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो गया, जो बॉडी है वो एक्सपेंड करेगी, ठीक है। तो मतलब कितनी एक्सपेंड कितनी करेगी, चेंज इन लेंथ कितनी होगी, वो हमने पहले से दिख रहा है कि चेंज इन लेंथ कितनी होगी, अल्फा डेल्टा टी इनटू एल, ठीक है। इतनी चेंज क्या कर जाएगी, वो एक्सटेंड कर जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी को फिर से क्या हो रहा है, इसके कारण, ये फोर्स के कारण क्या हो रही है, बॉडी फिर से कंप्रेस हो रही है। तो बॉडी कंप्रेस करने की वजह से वो फिर से उसकी लेंथ क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। पहले लेंथ इंक्रीज की है, फिर डिक्रीज करी है, ठीक है। पहले इंक्रीज की है, माइनस साइन किस लिए, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इंक्रीज देन डिक्रीज को माइनस का लिख दिया कि चेंज इन लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। कैसे हो रही है, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। लेकिन जो उसमें बाद में जो मतलब नेट जो हमारे पास चेंज इन लेंथ बचेगी वो क्या हो रही है, 0 हो रही है, लेंथ चेंज ही नहीं हो रही। तो वही तो हो रहा है कि बॉडी की लेंथ क्या हो रही है, चेंज इंक्रीज हो रही है, उसके बाद डिक्रीज हो रही है, लेकिन बाद में जो नेट चेंजेस हो रही है वो क्या हो रही है, 0 हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको एक्सपेंड करके लिख देता हूं। ये पता है आपको चेंज इन लेंथ कितना है, अभी आपने निकाला, देखो कितना है, अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, ठीक है, माइनस ये क्या है, चेंज इन लेंथ। अब रिवाइज करते हैं हम थोड़ा सा कि चेंज इन लेंथ कितना होता है, ठीक है। चेंज इन लेंथ कितना होता है, पीएल ओवर एई इज इक्वल टू 0। अब पीएल ओवर एई कहां से आया, वो आपको पता है कहां से आया, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। देन स्ट्रेस is equal to Young, here we introduce Young's modulus of elasticity, then strain, then we need strain क्या होता है, देखो stress means force upon area, clear, E को as it is रहने देता हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, strain क्या होता है, change in length divided by original length, we need change in length, here we need change in length, then change in length becomes PL over A, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन ड्राइव हो गया, जिसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, और जो लास्ट में हमारे पास वैल्यू है ये वो कितनी आ रही है, डेल्टा अल्फा टी एल की टेम्परेचर की वजह से चेंजेस जो लेंथ है वो इंक्रीज कर रही है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो नेट जो हमारे पास चेंज इन लेंथ आएगी वो कितनी आ रही है, 0। क्लियर है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। हम मैं बात करूंगा नेक्स्ट, जब आपकी बॉडी क्या आ रही है, अब क्या हो रही है, पार्शियली कंप्रेस हो रही है, ठीक है। अब मैं केस ले रहा हूं जिस केस में जो बॉडी आपकी है पार्शियली कंप्रेस हो रही है, ठीक है। कैसे, मेरे पास क्या है, बॉडी है, एक एंड क्या कर दिया मैंने, इसका फिक्स कर दिया, ठीक है। लेकिन दूसरे एंड को मैंने ऐसे ही इसको छोड़ दिया, लेट दिस गैप इज y, here L is the
ओरिजिनल। इसमें यहाँ पे लिख दूंगा गैप, GAP गैप। देखो इस केस में क्या था मेरे पास कि मैंने क्या किया था, बोथ एंड्स को क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो बॉडी है मेरे पास, एक एंड तो मैंने फिक्स कर दिया कि ये इस तरफ को नहीं जाएगा, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में क्या किया कि ये इतना एक्सटेंड हो सकता है और इतना ही कंप्रेस हो सकता है। ठीक है, जब भी आपके पास ये वाला केस मिलेगा, केस ये वाला और ये वाला सेम ही है। ठीक है, चेंजेस क्या है वो देख लो कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, आपकी जो बॉडी है क्या कर रही थी, एक्सटेंड कर रही थी। ऑब्वियसली होगा भी ऐसा, कितनी एक्सटेंड करेगी, दैट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इनटू एल। हियर अल्फा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बॉडी है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कितनी चेंज हो रही है, इतनी चेंज हो रही है। ठीक है, अब सेम वही फोर्स, अब ऐसे तो है नहीं कि एक्सटेंड होगी, अगर तो विद इन द दिस लिमिट, अगर तो जो एक्सटेंशन है, अगर मतलब चेंज इन लेंथ क्या है, लेस देन y है, लेस देन y है, तो कुछ ना कुछ गैप हमारा फिर से बच जाएगा। गैप क्या होगा, फिर भी हमारे पास बच जाएगा। लेकिन अगर मैं सेकंड केस की बात करूं कि जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल विच इज ग्रेटर देन y, अब क्या हो रहा है कि जो y है वो क्या, जो चेंज इन लेंथ है वो क्या है, इससे ज्यादा है। अब इससे ज्यादा है तो इसको बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये क्या करेगा, बाहर की तरफ से यहाँ पे फोर्स लग रही है, वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। तो केस सेम वही वाला बन गया। ठीक है, तो ये तो मैं क्या लिख रहा हूं, डेल्टा एल टी माइनस डेल्टा एल इज इक्वल टू वन। देखो ध्यान से, मैंने ठीक लिखा। ठीक है, अब इसके इक्वेशन का मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से ये चेंजेस आ रही है, कितनी डेल्टा एल इंटू टी। अब क्या क्या कि बाहर की तरफ से एक्सटर्नल फोर्स इस पे आ रही है ड्यू टू फिक्स ऑफ बैक सेक्शन, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो चेंजेस हो रहे हैं। तो बाकी जितना बच जाएगा, गैप बच जाएगा। ठीक है, अगर गैप क्या है, पूरी की पूरी जो बॉडी एक्सटेंड हो रही है, जस्ट इसके साथ क्या हो रही है, टच हो रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। अगर y 0 हो गया तो क्या हो जाएगी आपकी, वो वही सेम इक्वेशन बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने 0 लिखा, अगर उसी इक्वेशन में मैं y की वैल्यू 0, मतलब जो एक्सटेंशन हो रही है वो क्या करती, मैंने 0 कर दी, तो सेम यही केस बन जाएगा। ठीक है, तो यही आपका सिंपल कितना लिखा था, अल्फा इंटू डेल्टा डी, इसको मैं लिख रहा हूँ माइनस, ये पता है ड्यू टू फोर्स TL ओवर AE इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, चेंजेस उसमें आ रहा है। ठीक, ये तो था एक सिंपल जब आपके पास इंडिविजुअल मेंबर है। अब मैं बात करूंगा when we have number of members whether it is in parallel or in series। जब भी आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है, अवेलेबल है, वो पैरेलल और सीरीज में, तो उस केस में इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, सेम लिखेंगे, कोई भी यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। कैसे लिखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा देख देते हैं कि लग गया मेंबर्स इन किसमें, ये पैरेलल है, सीरीज में। ठीक है, साथ साथ में अटैच है, तो क्या है, सीरीज में। when members are in series, जो मेंबर क्या है, सीरीज में है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या है, इक्वेशन तो यही लगेगी,
डेल्टा एल टी माइनस चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू वाई। तो ये इक्वेशन आ गया आपके पास, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो आपको पता है कि जब भी कोई मेंबर क्या होता है सीरीज में होता है तो उसमें चेंजेस कितनी आती है, इंडिविजुअल मेंबर में जितनी चेंजेस आती है उसका सम कर देते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने टोटल चेंजेस इन लेंथ निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इसकी इंडिविजुअल लेंथ है मेंबर की, जो फर्स्ट मेंबर की, जो सेकंड मेंबर हो गया डेल्टा एल टू, ठीक है, ऐसे ही अप टू सो ऑन डेल्टा। अगर मैंने चेंज इन टोटल चेंज इन लेंथ निकालनी है तो एक एक मेंबर की इंडिविजुअल लेंथ और चेंज इन लेंथ निकाल लूंगा, उसको क्या कर दूंगा मैं, सम अप कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो ये किसके कारण चेंजेस हो रहा है, टेम्परेचर के कारण चेंजेस हो रहा है। तो डेल अल्फा 1, अगर मेरे पास दो में सेम मटेरियल तो अल्फा ही आएगा, या अगर इट मीन एक जो ये वाला मटेरियल क्या है अलग है, कंपोजिट मटेरियल है, तो इसका मैं अल्फा 2 दे देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इसका अल्फा 1। चेंज इन टेम्परेचर सेम हो रहा है, जो लेंथ है इसकी L1 है, ठीक है, और लेंथ ऑफ सेकंड मेंबर है वो कितनी है L2, जहां पे लिख दूंगा मैं डेल अल्फा 2 डेल्टा 2, ठीक है। तो माइनस चेंज इन लेंथ ये कितनी है PL ओवर AE, P1 लिख दूंगा मैं, L1 लिख दूंगा, P तो सेम ही रहेगा, टू द मेंबर P क्या रहता है, सेम रहता है इन केस ऑफ मेंबर्स आर इन सीरीज। देन तो P यहाँ पे सेम ही रहेगा, L2 चेंज होगा, और L2 चेंज हो सकता है, उसका एरिया डिफरेंट हो सकता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या डिफरेंट हो सकता है, देन क्या आ जाएगा y। तो ये मैंने लिख दिया जब भी वो सीरीज में है नंबर, ठीक है, क्लियर है। अब कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए और कंपोजिट मेंबर का, अगर तो सिंपल आ रहा है तो सिंपल हम लिख देंगे, अगर सिंपल आ रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर थोड़ा हार्ड आ रहा है तो क्या हो जाएगा कि सिंपल, जहाँ पे हार्ड आना है तो यहाँ पे गैप वो दे देगा कि हमारे पास गैप कितना है y, तो गैप जितना देगा वो गैप कर लेंगे। तो यूनिट्स देख लेना ध्यान से, यूनिट्स को सेम रखना है आपने, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये थर्मोस्टैटिक्स का जो टॉपिक है आपका वो खत्म हो चुका है कि थर्मोस्टैटिक्स के कारण कैसे कैसे चेंजेस आती है बॉडी में और हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बीम। मैं यहाँ लिख देता हूँ बीम, नेक्स्ट टॉपिक आपका बीम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, बीम्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ठीक है। देन और डायग्राम पे यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है, हमारे पास सपोर्ट कौन सी है वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं बात करता हूँ सबसे पहले सपोर्ट की, सपोर्ट क्या चीज है, ठीक है। जो सपोर्ट है आपकी मे बी एक्सटर्नल सपोर्ट और इंटरनल सपोर्ट, मे बी इंटरनल सपोर्ट और मे बी एक्सटर्नल सपोर्ट। देन एक्सटर्नल सपोर्ट इज फर्दर divided into categories, different categories, maybe 4 categories. Then external support कौन सी होती है आपके पास, फर्स्ट इज hinge support, फर्स्ट कौन सी होती है, फर्स्ट होती है आपके पास hinge support,
हिंज सपोर्ट। जो सेकंड सपोर्ट होती है आपके पास वो होती है रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, ठीक है। थर्ड होती है आपके पास नाइफ एज, नाइफ चाकू को बोलते हैं, नाइफ एज सपोर्ट, ठीक है। और लास्ट आपके पास होती है फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल सपोर्ट होती है इट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट इज हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, नाइफ एज सपोर्ट एंड लास्ट वन इज फिक्स्ड सपोर्ट। ऐसे ही जो आपके पास इंटरनल सपोर्ट होती है उसको मैं कैटेगराइज करता हूं। तो फर्स्ट होती है इंटरनल आपकी एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स, ठीक है। कोई भी मेरे पास मेंबर है इसके एक्सियली जितनी फोर्स लग रही है उसे क्या बोलूंगा मैं, एक्सियल फोर्स। देन उसके बाद शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। And the last one is twist, ठीक है। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला कि सपोर्ट क्या होती है, सपोर्ट क्या होती है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग ऑफ एक्सटर्नल फोर्स को क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। कैसे कि मेरे पास देखो ये वाली वॉल है जहां पे बोर्ड लगा है, इसके ऊपर क्या है, स्लैब है। स्लैब का लोड क्या आ रहा है, इस पे आ रहा है, ठीक है। ये क्या कर रही है, जो स्लैब है उसको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, ठीक है। सपोर्ट कर रही है मतलब जो क्या इस स्लैब के कारण नीचे वेट आ रहा है उसको ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्ट कर रही है वॉल, ठीक है। यही मतलब हो गया ना। तो सपोर्ट क्या चीज है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स ऑफ टू लोड, resisting force to load, क्लियर है, इजी है बिल्कुल, resisting force to load। और यहाँ पे देखो मैं बात करूंगा हिंज सपोर्ट की। एक्सटर्नल ये पता चल गया कि सपोर्ट कौन सी होती है, हिंज होती है, रोलर होती है, नाइफ एज होती है, फिक्स्ड एज होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इंटरनल सपोर्ट कौन कौन सी होती है, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्ट। इट इज इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस आपके पास वो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंज सपोर्ट की। हिंज सपोर्ट किस तरह की होती है उसके बारे में बात करेंगे। The bottom of member is fixed, हिंज सपोर्ट को और क्या बोलते हैं, हिंज सपोर्ट को और क्या बोलते हैं, पिंड सपोर्ट, पिंड सपोर्ट, ठीक है। तो किस तरह की होती है, लेट बी मेरे पास कोई भी मेंबर है, जे वाला मेरे पास क्या है, कोई भी मेंबर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेंबर को मैंने क्या किया कि मेरे पास देखो ये मैंने क्या बनाया, ये मान लो मेरा कंपेयर करो कि मेरे पास क्या है, ये हिंज सपोर्ट है, ठीक है। हिंज सपोर्ट क्या कर रही है, ये मेंबर है, इसके कोई भी एक पॉइंट होगा उसको यहाँ से मैं पकड़ रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसको ये इसने अटैच किया है, एक प्लेट आ गया है ऐसे, जैसे एक प्लेट ये होगी, एक प्लेट ये वाली होगी, ठीक है। एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, और मैं इधर से देखूंगा तो मुझे एक प्लेट दिखाई देगी। तो ये क्या किया, ऐसे पकड़ा मैंने, एक पॉइंट से हिंज कर दिया। तो ये क्या आ गया मेरा हिंज, मैंने क्या कर दिया, हिंज कर दिया, ठीक है। तो ये क्या देखो, अब ये जो मेरा चौक है, वो चौक को बीम के साथ कंपेयर कर रहा हूं। अब क्या है, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है,
ये क्या कर सकता है, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकता है, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मूव कर सकता है ना बीम ये वाला। अब देखो ऐसे ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है लाइक दिस। तो अब क्या है, दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन जे ए वाली डायरेक्शन में देखो, ए वाली डायरेक्शन में तो मूव कर सकता है, लेकिन इस वाली डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर सकता हमारा बीम। क्लियर है? तो इस तरह की सपोर्ट को क्या बोलते हैं, हिंज, जहां पे बीम है आपका सिर्फ अप एंड डाउन ही मूव कर सकता है। ठीक है, तो सपोर्ट क्या बोली मैंने, सपोर्ट को क्या बोला मैंने कि रेजिस्टिंग फोर्स टू लोड। ठीक है, लोड अगर ऊपर को नीचे को ऊपर से नीचे को आ रहा है, देखो ऊपर से नीचे को आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, सपोर्ट उसको ऊपर उठाएगी। अगर नीचे से ऊपर को जा रहा है देन उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे सपोर्ट लगे मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये फिक्स है। फिक्स होने के कारण क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे लोड आ रहा है, इस पॉइंट पे जितना लेफ्ट इट इज पॉइंट ए, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, आर ए। ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स एट ए, रिएक्शन एट ए ड्यू टू रेजिस्टिंग फोर्स। देन और है क्या, इस डायरेक्शन में। अब देखो जो आपका बीम है, ठीक है, मैंने क्या बोला, अप एंड डाउन मूव कर सकता है, ना तो इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है, ना तो आगे पीछे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन की तरह मूव कर सकता। तो ये रेजिस्टिंग फोर्स एक कहां पे आ गई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गई। ऐसे मूव देखो, आर क्या कर रहा है, ऐसे रिप्रेजेंट रेजिस्टिंग फोर्स, आर जब वो, ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स। अब ए है, अब ना तो वो अपनी जगह से नीचे को जा गया, बीम जो बीम है आपका वो नीचे को नहीं आ सकता, इसलिए रेजिस्टिंग फोर्स यहाँ पे मिलेगी हमें। एक है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो बीम है हमारा मूव नहीं कर सकता, उसकी वजह से हमें सपोर्ट मिलेगी आर है। ठीक है, देन नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि इन केस ऑफ हिंज बीम नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट कितनी मिलती है, 2। ओके, सो बाकी का जो हमारा बाकी की जो सपोर्ट है, रोजर सपोर्ट, नाइफ सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट और बाकी सारी ये इंटरनल सपोर्ट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो किसी टाइम। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो बाकी की सपोर्ट है उसको डिस्कस करने के लिए। सो थैंक यू सो मच।